चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने वीबीजी रामजी कानून पर की प्रेस वार्ता। कहा, सभी पंचायतों में एक समान लागू होगा वीबीजी रामजी कानून। पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। भारत के निर्यात में अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान लगातार दर्ज की गई वृद्धि। मीट, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में 30%, जबकि समुद्री उत्पादों के निर्यात में 11.73% का आया उछाल। देश में चीनी उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़त। देश का कुल चीनी उत्पादन 159 लाख टन के पार। चीनी मिलों की संख्या में भी हुआ इजाफा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में देश के पहले अमरूद महोत्सव का आयोजन। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आने वाले समय में सवाई माधोपुर का अमरूद होगा एक वैश्विक पहचान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी कानून पर प्रेस वार्ता की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए हैं। और आइडियल कांग्रेस कभी बताती थी पूज्य महात्मा गांधी जी को, और बापूजी कहते थे सत्य सबसे पहला और अहिंसा। अब सत्य पर कितना यकीन है कांग्रेस को, यह तो मैं प्रमाणित करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश में सभी पंचायतों में एक समान लागू होगा वीबीजी रामजी कानून। कहा, कांग्रेस झूठ की दुकान बंद करे। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा और कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। हर ग्राम पंचायत इस कानून के दायरे में आएगी और काम मिलेगा। नोटिफाइड एरिया, राहुल जी समझना चाहिए, कानूनी शब्द है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को बाहर किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत 10 करोड़ बनी संपत्तियों में से 8.5 करोड़ हमने बनाई हैं। मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। मोदी जी के नेतृत्व में बनी, अगर बनी तो बेहतर उपयोग करने की कोशिश हुई। मोदी जी तब थे जब कोविड में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तब भी थे, अब भी हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई। मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए, लेकिन इसमें जो कमियां थी और बेहतर उपयोग करने का प्रयास हुए, इसके प्रमाण ही है कि हमने लगभग 9 लाख करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने लगभग, कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे। लेकिन बावजूद इसके जब लगा कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, तब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बने। इसलिए ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना आई।
और छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की ग्राम पंचायत करमरी में वीपी रामजी योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर आत्मनिर्भर गांव विकसित भारत का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत कन्वर्जेंस आधारित आजीविका, डबरी जैसे कृषि, मछली, तालाब निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया। इन आजीविका डबरियों से मछली पालन, सिंचाई सुविधा, दलहन तिलहन की खेती तथा उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आदिवासी एवं सीमांत किसानों को स्थायी आजीविका, खाद्य सुरक्षा और अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह ने योजना के उद्देश्यों, स्थानीय रोजगार और कन्वर्जेंस मॉडल की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस दौरान हितग्राहियों को मछली जल वितरित किए गए और साथ ही ग्रामीणों ने योजना की गांवों की आत्मनिर्भरता और सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। भारत के निर्यात में अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान लगातार वृद्धि दर्ज की गई। ये उपलब्धि एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार परिदृश्य में निरंतर स्थिरता और मजबूती को दर्शाती है। मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका क्षेत्रों में भारत के निर्यात ने भी स्थिर रूप से बढ़ोतरी दिखाई। दिसंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के निर्यात में 16.78% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और ये 4.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इस अवधि में मीट, डेयरी तथा पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में 30% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दवाओं के निर्यात में 5.65% की वृद्धि हुई, जबकि समुद्री उत्पादों के निर्यात में 11.73% का उछाल आया। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में भी सुधार देखा गया, जो 10.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये प्रगति भारत की निर्यात क्षमता और वैश्विक बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती प्रदान करती है। देश में चीनी उत्पादन के मोर्चे पर इस बार रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल रही है। 2025-26 सीजन में 15 जनवरी तक देश का कुल चीनी उत्पादन 22% बढ़कर 159 लाख टन के पार पहुंच गया। इसके साथ ही चीनी मिलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट। देश का चीनी सेक्टर 2025-26 सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा के मुताबिक भारत के शुगर सेक्टर को पर्याप्त गन्ने की उपलब्धता, बेहतर फील्ड स्तरीय उत्पादकता और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सुचारू संचालन का समर्थन मिला है। इस्मा के अनुसार 15 जनवरी 2026 तक देश में चीनी उत्पादन बढ़कर 159.09 लाख टन हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 22% ज्यादा है। इस सीजन में न सिर्फ उत्पादन बढ़ा है, बल्कि चीनी मिलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। फिलहाल देश में 519 चीनी मिलें क्रशिंग कर रही हैं, जबकि पिछले साल इसी समय में यह आंकड़ा 500 मिलों का था। राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र इस सीजन में सबसे आगे रहा है। राज्य में चीनी उत्पादन बढ़कर 64.5 लाख टन पहुंच गया। वहीं देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश भी मजबूत स्थिति में है। राज्य ने अब तक 46.05 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 8% ज्यादा है। कर्नाटक में भी क्रशिंग की रफ्तार तेज रही है। राज्य में चीनी उत्पादन करीब 13% बढ़ा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड यानी NFCSF के मुताबिक 15 जनवरी तक 519 मिलों ने 9.01% रिकवरी रेट के साथ करीब 1763 लाख टन गन्ने की पेराई की है। रिकवरी रेट का मतलब है गन्ने से बनने वाली असल चीनी। इस सीजन में अब तक देश में कुल चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का हिस्सा लगभग 89% है। इसी बीच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के बाद अब बिहार सरकार ने गन्ने की कीमत 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। कुल मिलाकर 2025-26 सीजन में देश का चीनी उत्पादन न सिर्फ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, बल्कि बेहतर रिकवरी, बढ़ती पेराई और किसानों के लिए बढ़ी गन्ना कीमतों ने इस सेक्टर को और मजबूती दी है। शमीम अख्तर, किसान समाचार।
के पहले अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया है। अमरूद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीकी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ दशहरा मैदान में हुआ। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, जबकि इसकी अध्यक्षता कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की। प्रदर्शनी में ललित इलाहाबाद सफेद, श्वेता, सिस ललित सहित अमरूद की उन्नत किस्मों ने अतिथियों को आकर्षित किया। महोत्सव में अमरूद से बने जूस, चिप्स, कैंडी, फ्रूट बार, जेली, बर्फी, लड्डू, शरबत, पल्प, RTS, चटनी, अचार, पाउडर और इसके अलावा डिहाइड्रेटेड अमरूद जैसे उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही इनके निर्माण की तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि सवाई माधोपुर में 11,000 हेक्टेयर में अमरूद हो रहा है। अमरूद से अकेले सवाई माधोपुर को 700 करोड़ का कारोबार होता है। अमरूद फेस्टिवल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसानों की आय बढ़ेगी तभी भारत सशक्त बनेगा और आने वाले समय में सवाई माधोपुर का अमरूद वैश्विक पहचान बनाएगा। 67,000 क्विंटल से ज़्यादा यहाँ पर अमरूदों का उत्पादन भी होता है। इसके वैल्यू एडिशन के लिए इसके एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। भजन लाल जी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसान की आमदनी को दुगना करें। अमरूदों का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभ है। उसमें विटामिन A भी होता है, विटामिन C भी होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने का भी होता है और अन्य कई लाभ आपके अमरूदों का लाभ है। और हरियाणा के नूंह जिले में किसान अब बागवानी की आधुनिक तकनीकों से लाखों की कमाई कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के किसानों की आय बढ़ाने के सपने को साकार कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और टनल तकनीक अपनाकर वे कम पानी में अधिक उत्पादन ले रहे हैं। राहपुवा और सटकपुरी गांवों में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, घिया, तोरी और करेला जैसी फसलों की खेती तेजी से बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि ननहैम्स कंपनी की तरबूज की किस्म से प्रति एकड़ 70 से 75 क्विंटल उपज मिल रही है। लागत 50 से 60,000 रुपये आई, जबकि दिल्ली मंडी में 3,000 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। इससे 1 एकड़ से करीब 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। वहीं नई तकनीक से कीड़ों और ओलों से बचाव हो रहा है। बागवानी विभाग की सब्सिडी और योजनाओं से किसान जुड़ रहे हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि विभाग ड्रिप, मल्चिंग और टनल पर अनुदान दे रहा है। साथ ही फसल उत्पादन और अच्छे दामों पर बिक्री की जानकारी भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने छत्तीसगढ़ के रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर परियोजना को गति दी। भूमि हस्तांतरण जैसी चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना ने क्षेत्रीय विकास, व्यापार और कृषि को सशक्त किया। साथ ही यात्रा समय में 50% की कमी और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने सरकारों के बीच बेहतर संवाद और नियमित समीक्षा के जरिए देश भर में बुनियादी परियोजनाओं की गति बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है NH30 का रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर। पहले जाम और दुर्घटनाओं के लिए बदनाम ये मार्ग अब एक आधुनिक 4 लेन हाईवे के रूप में उभरकर क्षेत्रीय विकास की धुरी बन गया है। 33 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 2 लेन से 4 लेन डिवाइडेड हाईवे में बदला गया, जिससे रायपुर, धमतरी और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर हुआ। सितंबर 2016 में 987 करोड़ 88 लाख की लागत से स्वीकृत इस परियोजना ने कृषि, व्यापार और पर्यटन क्षेत्रों में एक नई जान फूंक दी है। जहां पर से NH निकलता है उसके आसपास के क्षेत्र का विकास अपने आप होना शुरू हो जाता है। वहाँ की चाहे लैंड हो, चाहे वहाँ के व्यवसाय हो, उनको एक कनेक्टिविटी मिल जाती है और लोगों को एक दिशा मिलती है। तो निसंदेह रूप से ये राजमार्ग उस दिशा में एक मील का पत्थर होगा। परियोजना के दौरान कई चुनौतियां सामने आई, जिसमें
सबसे बड़ी चुनौती भूमि हस्तांतरण की थी। हालांकि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में प्रगति समीक्षा बैठक ने ऐसी तमाम समस्याओं का शीघ्र समाधान निकाला, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आई और परियोजना 20 जून 2023 को जनता के लिए खोल दी गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएमजी मीटिंग के थ्रू ढेर सारी जो इनकी समस्याएं थी स्थल पे, जैसे लैंड एक्विजिशन की, फॉरेस्ट क्लियरेंस की, यूटिलिटी शिफ्टिंग की, इसको रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू जल्द से जल्द इसको हम लोग इशू को रिजोल्व कर लिए। इससे जो है जो हमारी परियोजना समय से मतलब टाइम पे कंप्लीट हो गई। रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर ने 45 से 50 लाख लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया है। यात्रा समय में लगभग 50% की कमी आई है और औसत वाहन गति में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। इससे न केवल ईंधन और परिचालन लागत में बचत हुई, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और कृषि परिवहन को भी मजबूती मिली है। धमतरी, कुरूद और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से मंडियों और राइस मिलों तक पहुंच आसान हुई, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ। निर्माण के दौरान 3 से 4 हजार रोजगार सृजित हुए। ये परियोजना प्रगति की प्रभावी निगरानी और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है, जहां सरकारी संस्थाएं एकजुट होकर किसी भी समस्या का समाधान करती हैं और समय पर लक्ष्यों को पूरा करती हैं। ये 4 लेन हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक जीवित मिसाल है कि कैसे सही नेतृत्व और निरंतर प्रयास से बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में ठंड जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज सुबह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाया रहा। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या हिमपात होने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ आज अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। संकट और प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत की अग्रिम पंक्ति के योद्धा एनडीआरएफ ने आज अपने 20 वर्ष की समर्पित सेवा पूरी कर ली और देश की सबसे विश्वसनीय आपदा प्रतिक्रिया शक्ति के रूप में मजबूती से खड़ा है। हर आपदा अपने पीछे विनाश छोड़ जाती है, लेकिन उस आपदा से पार पाने के लिए वर्दी में सजे ऐसे नायक सामने आते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में हर एक जान बचाने के संकल्प को पूरा करते हैं। आज जब एनडीआरएफ अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है, तब पूरा देश इस बल को सलाम करता है, जो तब पहुंचता है जब उम्मीदें टूटने लगती हैं। 19 जनवरी 2006 को स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। भीषण प्राकृतिक आपदाओं से मिले सबक ने ये साफ कर दिया था कि भारत को आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष और त्वरित प्रतिक्रिया बल की जरूरत है। बाढ़ हो या चक्रवात, भूकंप हो या औद्योगिक दुर्घटनाएं, आज की तारीख में एनडीआरएफ भारत की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली की रीढ़ बन चुका है। अत्यधिक प्रशिक्षित, आधुनिक उपकरणों से लैस और हर समय तैयार एनडीआरएफ की टीमें अक्सर सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती हैं। सबसे कठिन हालातों, उफनते सैलाब और मलबे के पहाड़ के बीच एनडीआरएफ के जवान दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हर अभियान समय के खिलाफ एक दौड़ होती है और बचाई गई हर जान एक जीत। साल दर साल एनडीआरएफ ने देश भर में आई बड़ी आपदाओं के समय अहम भूमिका निभाई है। हजारों जानें बचाई हैं और त्रासदी के बाद जनजीवन को फिर से बहाल करने में मदद की है। बदलते हालात और नई चुनौतियों के बीच एनडीआरएफ लगातार खुद को विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का साथ मिला तो एनडीआरएफ को क्षमता निर्माण, आधुनिक उपकरण और विशेष प्रशिक्षण में मदद मिली। केंद्र सरकार के प्रयासों ने एनडीआरएफ को देश भर में बड़े और जटिल आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया है।
एनडीआरएफ के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश को भरोसा है कि जब भी आपदा आएगी तो एनडीआरएफ की टीम जरूर आएगी, क्योंकि एनडीआरएफ के लिए सेवा पहले सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प और एक मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में किसान सरसों की हल्की सिंचाई कर लें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाकों के किसान काबुली चने और गेहूं की समयानुसार सिंचाई करें। यहाँ के बुंदेलखंड में किसान मसूर, अरहर, मटर, आलू, टमाटर, बैंगन, धनिया, लहसुन, प्याज और पालक को कम तापमान से बचाने के लिए हल्की और समयानुसार सिंचाई जरूर करें। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान गेहूं, काबुली चने और सरसों की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लें। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठारी इलाकों में किसान टमाटर, फूल गोभी, मिर्च और बैंगन की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के पश्चिमी इलाकों में किसान धान की नर्सरी लगा लें। ओडिशा के पश्चिमी मध्य पठारी हिस्सों में किसान धान की नर्सरियों को ठंड से बचाने के लिए पॉलीथीन शीट से ढककर रखें। वहीं ओडिशा के उत्तर पूर्वी इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी इलाकों में किसान मक्का और गेहूं की समयानुसार सिंचाई जारी रखें। झारखंड में किसान फसलों को ठंड से बचाने के लिए हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने के उपाय भी कर लें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान मक्के की फसल को ठंड से बचाने के लिए इसकी हल्की सिंचाई जारी रखें। अब बात पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ के जलोढ़ इलाकों के किसान बोरो धान की नर्सरी को ठंड और कोहरे से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए आलू के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पीएम मोदी की प्रगति मंच के माध्यम से हैदराबाद को आधुनिक शहरी परिवहन की नई पहचान देने वाला हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट देश के सबसे सफल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडलों में से एक माना जाता है। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए लंबित परियोजनाओं को नई गति मिली है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनना भारत का प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि संयंत्र में विकसित पिनाका मिसाइलों का निर्यात शुरू हो चुका है और कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है। अमेरिकी सीनेटर स्टीव डाइंस भारत के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में डाइंस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में एस जयशंकर ने लिखा, इस मुलाकात के दौरान हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की और भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और उनके रणनीतिक महत्व पर खुलकर चर्चा की। जयपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव के दौरान सिकोरस्की ने संकट में एक महाद्वीप, रूस, यूक्रेन और यूरोपीय कहानी शीर्षक वाले सत्र में भाग लिया। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश भागीदार है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर फंड के उपयोग और विकास को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से पश्चिम बंगाल को अधिक फंड दिया है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यों का एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल आज से 21 जनवरी तक केन्या की आधिकारिक यात्रा पर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना का तलाशी अभियान दूसरे दिन जारी। जैश के 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। अधिकारियों ने बताया कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीम ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ इलाके में तलाशी अभियान संचालित कर रही हैं और साथ ही कड़ी सुरक्षा घेराबंदी किए हुए हैं ताकि आतंकवादी भाग नहीं सके। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है। इंडिगो ने कहा है कि बढ़ी हुई सुरक्षा जांच के चलते एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रक्रियाओं में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अतिरिक्त समय का ध्यान रखते हुए पहले से यात्रा की योजना बनाएं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार,